Hello guys, welcome to my channel Humanities and Environment. In this channel, I have been talking to you about NTSC. For the past 3 videos, NTSC 1, 2 and 3, I was focusing on NTSC syllabus, different types of exams in NTSC, different papers in NTSC, and but my main focus will be on social science. And the past video I uploaded was on ancient Indian history. So it was under the title of ancient Indian history part 1. और उस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाले जो वीडियो में मैंने बात की थी प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सो आज का जो वीडियो है वो जो टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर 200 AD तक का 200 BC तक का टाइम पीरियड है, जिसको आयरन एज भी बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैदिक पीरियड के बारे में, जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में, महाजनपद के बारे में, मगध एम्पायर और जो भक्ति जो काल जो था, भक्ति जो पीरियड था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आती रहेंगी इसके साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले जो ये 1500 से लेकर 200 BC तक का जो टाइम पीरियड था इसको आयरन एज भी बोलते हैं। और ऑन एन एवरेज हम ये कहते हैं कि आज से करीब 3000 साल पहले आयरन एज की शुरुआत हो चुकी थी। आयरन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आयरन से बने हुए हमको मिलते हैं। अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने बात की थी चैल्कोलिथिक एज के बारे में। चैल्कोलिथिक एज जिसके अंदर कॉपर और स्टोन को मिलाकर चैल्कोलिथिक एज बोला गया और उसके बाद में कॉपर एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गया था। वही एज आगे चलकर जो है ब्रॉन्ज एज के रूप में भी काफ़ी पॉपुलर हुई, क्योंकि ब्रॉन्ज जो था वो कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन था। बट इस एज की हम बात करते हैं तो ये आयरन एज है। और इसमें वैदिक पीरियड, इसको कभी कभी वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो प्री वैदिक पीरियड और एक पोस्ट वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड ऑन एन एवरेज जो है पूरा का पूरा जो है 1600 BC से लेकर और 600 BC तक का पीरियड, इसको प्री वैदिक पीरियड बोलते हैं। और उसके बाद के पीरियड को हम बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसी दौरान जो है वेदों को लिखा गया था। सबसे ओल्डेस्ट वेद जो थे उसका नाम था ऋग्वेद। सो ऋग्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद, इनके जो है हमको एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ये इन वेदों को लिखा गया था और ये करीब करीब 1000 साल तक था। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेदों को कंपोज किया गया था। और इसी दौरान जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये 2 पॉपुलर रिलीजन्स की भी शुरुआत हुई थी अराउंड 500 to 600 BC के आसपास। जैनिज्म जो है उसमें हम मैं आपको बताऊंगा जो सबसे पॉपुलर जो जैन तीर्थंकर जो थे उनका नाम था महावीर जैन, जो कि 24th जो है इम्पोर्टेंट सेंट थे जैनिज्म में। हालांकि जैन धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, जो फर्स्ट सेंट थे जिनका नाम था ऋषभदेव, लेकिन जैन धर्म ज़्यादा पॉपुलर हुआ बिकॉज ऑफ महावीर जैन। और बुद्धिज्म की शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी और वो सबसे पहले जो थे इसके सेंट, पॉपुलर सेंट थे। उनके आने वाले टाइम में जो है अलग अलग बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में हम थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, बोधिसत्व के बारे में बताऊंगा। महायान एक सेक्ट था बुद्धिज्म का, महायान, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। प्लस यही टाइम पीरियड जो था महाजनपद के लिए भी बहुत पॉपुलर था। महाजनपद जो है 16 महाजनपद जो थे ये अलग अलग जो है ये छोटे मोटे किंगडम्स थे जो कि गंगा नदी के किनारे, गंगा रिवर के आसपास जो है ये फ्लरिश हुए थे, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यही टाइम पीरियड जो था वो मगध एम्पायर के लिए भी जाना जाता है। मगध एम्पायर जो कि आज का जो बिहार जो है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। और मगध एम्पायर की जो स्टार्टिंग इसकी जो स्थापना की थी वो बिंबिसार ने की थी, राजा बिंबिसार, जो कि हिरण्याकुल के राजा थे। और उसके बाद में शिशुनाग डायनेस्टी आई थी जिसके इम्पोर्टेंट राजा थे कालाशोक और अशोक, ये दोनों अलग अलग हैं। कालाशोक जो कि काकावर्णित जो डायनेस्टी थी उसके राजा थे। उसके बाद में जो है नंद एम्पायर, ये नंद एम्पायर जो था, नंद डायनेस्टी आई थी
जिसके दो इंपॉर्टेंट राजा थे। एक का नाम था महापदम नंद और दूसरा जो थे वो उनका नाम था धनानंद। और धनानंद के टाइम में जो है चंद्रगुप्त मौर्य वो मतलब उन्होंने राइज किया था, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। उसके नंद एम्पायर के जस्ट बाद में छोटे टाइम पीरियड के लिए, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई एम्पायर था, बट हाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट का अटैक हुआ था 327 बीसी में, और उसके जस्ट बाद में जो है मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई थी। तो मौर्यन एम्पायर का अगर आप टाइम पीरियड देखते हो तो 321 से लेकर 185 बीसी तक का था। और मौर्यन एम्पायर में तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे सबसे ज्यादा थे, वो थे एक तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये नाम से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त के नाम से दो राजा गुप्ता एम्पायर में भी हुए थे जो कि 400 एडी के आसपास थे, जिसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड ये दो राजा थे। लेकिन हम यहाँ पर बात करें मौर्यन एम्पायर की, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्यन एम्पायर के मतलब इसकी शुरुआत की थी इन्होंने। उनके बाद में उनके जो बेटे थे उनका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा जो था उनका नाम था अशोक द ग्रेट। तो एक तो नाम है बिंदुसार और एक नाम जो मैंने पहले जस्ट डिस्कस किया था आपसे वो था बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध एम्पायर की शुरुआत की थी, लेकिन बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। तो ये इन शॉर्ट ये इंपॉर्टेंट रूलर्स या लीनिएजेस हम कह सकते हैं मौर्यन एम्पायर के। ये तीन इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम यहाँ पर आते हैं। अब इन तीनों राजाओं में सबसे ज्यादा जिक्र जो होता है वो है राजा अशोक का, महाराज अशोक का या सम्राट अशोका द एम्परर। ये ज्यादा पॉपुलर इसलिए हुए नॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेंशन पॉलिसीज बट बिकॉज ऑफ द रिलीजन विच ही इंट्रोड्यूस्ड। उस रिलीजन का नाम था धम्म, जिसको हम धर्म भी बोल सकते हैं। तो मौर्यन जो डायनेस्टी जो थी, जो आज से करीब 2300 साल पहले 2300 ईयर्स पहले जो थे, उसके जो तीन राजा थे इसके बारे में जस्ट मैंने आपको बताया। चंद्रगुप्त मौर्य जो वे फाउंडर थे, उसका उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोका। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ही वाज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन कॉल्ड चाणक्य और कौटिल्य। दो नामों से इनका नाम विष्णुगुप्त भी कभी कभी हम जानते हैं कि इनका नाम विष्णुगुप्त भी था। अब जो चाणक्य या कौटिल्य, इन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में हमको पता चलता है। अगर आप देखो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है मेगास्थनीज। अब ये मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था एक एम्बेसडर था। एक्चुअली हुआ ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक राजा थे, ग्रीस में रहने वाले राजा थे, और उनका जो मंत्री था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ऑफ कोर्स चंद्रगुप्त मौर्य जो था बहुत स्ट्रांग था, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, और हारने के बाद में मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने टू सी द एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और जब ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में जब आए थे तो उन्होंने स्टडी किया था एम्पायर को, और उसी दौरान उन्होंने जो है चाणक्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र उसको भी पढ़ा, और उन्होंने फिर एक किताब लिखी थी मेगास्थनीज ने जिसका नाम था इंडिका। और उस इंडिका से हमको पता चलता है इस अर्थशास्त्र के बारे में, और उसी किताब से हमको चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में भी पता चलता है। तो मौर्यन एम्पायर और उसके मतलब जो पोस्ट मौर्यन एम्पायर्स के बारे में स्टडी करने के लिए हमारे पास में कोई ठोस एविडेंस नहीं है, एक्सेप्ट दीज बुक्स एंड सम फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक फाहियान और वेनसांग। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब अशोका जो था ये बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर था हिस्ट्री में। और अशोका के बारे में हमको कैसे पता चलता है? अशोका जो थे उन्होंने जो है जो उनके टाइम में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते थे उनको उन्होंने मतलब इंस्क्रिप्शंस पे लिखवा दिया था। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है एनी हार्ड मटेरियल जिसपे कि कोई भी चीज एनग्रेव्ड होती है, वो पिलर्स या रफ स्टोन्स पे लिखाया गया था। और वो इंस्क्रिप्शंस हमको इंडिया के अलग अलग हिस्से में मिलते हैं, और वहीं से हमको पता चलता है कि अशोका द ग्रेट का जो एम्पायर जो था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर पता चलती है कि उनके जो इंस्क्रिप्शंस जो थे वो एक लैंग्वेज में लिखे गए थे जिसको मतलब प्राकृत भाषा बोला जाता था।
तो इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का नाम था ब्राह्मी और इस लैंग्वेज का नाम था प्राकृत। तो उस दौरान और उससे आने वाले टाइम में दो लैंग्वेजेस बड़ी पॉपुलर थी, एक तो प्राकृत थी और एक का नाम था पाली लैंग्वेज। बट ये ब्राह्मी जो है ये स्क्रिप्ट का नाम है। और वो जो अशोका जो ग्रेट जो एम्परर थे उनके टाइम में अलग अलग जो प्रोविंसेस थे वहां पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। अब अशोका कैसे रूल करते थे अपने एम्पायर के बारे में, उसके बारे में है। हालांकि एम्पायर बहुत लंबा चौड़ा था और इनकी जो कैपिटल थी उसका नाम था पाटलिपुत्र। इसी पाटलिपुत्र से जो नाम पड़ा है पटना। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार एट द मोमेंट। अब होता यह था कि जो राजा अपने बहुत लंबे चौड़े एम्पायर को कैसे कंट्रोल करे, तो राजा के अंडर में ऑफिशियल्स होते थे और वो ऑफिशियल्स टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे और ये टैक्स जरूरी होता था ताकि एम्पायर को वो रन कर सके और जितने भी खर्चे हैं उनको वो पूरा कर सके। साथ ही साथ ये राजाओं की खास बात थी, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा। उनके टाइम में गुप्तचर बहुत होते थे, स्पाइज होते थे बहुत, और उनको रखा जाता था स्पेशली ताकि अगर कोई षड्यंत्र या कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजा के खिलाफ तो उसका पता चल सके। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है कि वो कभी भी एक नाइट एक कमरे में स्पेंड नहीं करते थे। वो हमको उस जो इंडिका जो किताब थी जिसके अंदर अर्थशास्त्र के बारे में पता चलता है, वहां पर हमको इसका पता चलता है। इसके अलावा जो अशोका द ग्रेट उनका जो एम्पायर था उसमें कुछ और सिटीज का नाम पता चलता है, जैसे तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये सिटी थी, आज भी है ये, और उज्जैन जो कि हमारे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में आज भी है ये सिटी, और ये सिटीज भी पॉपुलर थी। और इसके अलावा जो ये प्रोविंसेस, इनको प्रोविंसेस बोला जाता था। प्रोविंसेस यानी हिंदी में प्रांत बोलते हैं, प्रांतों को आजकल स्टेट्स बोला जाता है। इन्हीं स्टेट्स में जो किंगडम के जो राजा के जो बेटे होते थे, जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, उनको गवर्नर की तरह वहां भेजा जाता था और वो वहां पर वो कंट्रोल करते थे उस किंगडम को, उस प्रोविंस को सॉरी, और उनके अपने लोकल कस्टम्स वगैरह या अपने रूल्स को वो फॉलो करते थे वहां पर और करवाते थे। अब अशोका के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोका द ग्रेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन विच ही इंट्रोड्यूस्ड, जिसको धम्म बोला गया। धम्म का मतलब संस्कृत में या हिंदी में धर्म भी होता है। अब आप एक चीज जो जस्ट इससे पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अशोका का जो एम्पायर है वो कहां से कहां तक फैला था। आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर ये इंस्क्रिप्शंस हमको मिलते हैं, इसका मतलब ये एविडेंस है कि अशोका द ग्रेट का एम्पायर जो था नॉर्थ वेस्टर्न से लेकर, जो कि जैसे कंधार है और यहाँ पर जो कश्मीर है, इवन सदर्न पार्ट जो है कर्नाटका का जो सदर्न पार्ट है वहां तक, और इवन उड़ीसा तक और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक वहां तक फैला था अशोका द ग्रेट का एम्पायर। अब अशोका का धम्म क्या था? अब धम्म क्या था कि अशोका के टाइम में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वॉर हुआ था, और इस वॉर के बाद में ही अशोका की जो मेंटालिटी जो थी, अशोका द ग्रेट की मेंटालिटी चेंज हो गई थी, और इस वॉर का नाम था कलिंगा वॉर। कलिंगा जो है आज उड़ीसा में प्रेजेंट है, और उस वॉर में हुआ ये था कि काफी सारे लोग मारे गए थे और अशोका को लगा कि ये वॉर, ये सब लड़ाई किस लिए, तो इसलिए उन्होंने फिर धर्म का रास्ता अपना लिया, और ही वॉज ऑल्सो बुद्धिस्ट, और इसीलिए जो इन्होंने रिलीजन, जो धर्म का नाम जो दिया धम्म, उस धम्म में उन्होंने बुद्धिज्म में जो भी बातें लिखी गई हैं उन बातों को उन्होंने लिखवाया, और इसमें किसी भगवान की वर्शिप के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं लिखी है, कोई किसी भी तरह के सैक्रिफाइसेस करने चाहिए वो सारी बातें नहीं लिखी गई। इसके अलावा उन्होंने ये जरूर लिखा है कि जो बुद्धिज्म या भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स जो थी, वो टीचिंग्स के बारे में धम्म में उन्होंने जिक्र जरूर किया है, और साथ ही साथ उन्होंने इस धम्म को चारों तरफ फैलाया, और फैलाने के लिए उन्होंने अपने किंगडम में कुछ ऑफिशियल्स रखे। उन ऑफिशियल्स को नाम दिया गया धम्म महामता। धम्म महामता जो है अलग अलग जगह पर गए और जो भी धम्म की जो टीचिंग्स थी उन्होंने वो वहां पर फैलाई। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में अशोका ने अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था अपनी धम्म की टीचिंग्स को फैलाने के लिए। इसके अलावा जो है उनके जो भी मैसेजेस जो होते थे रॉक्स और पिलर्स पे अलग अलग जगह पे मतलब उन पे लिखकर और उनको गाड़ दिया जाता ताकि लोग चलते फिरते उसको पढ़े और उनको समझ में आए कि अशोका द ग्रेट वो क्या चाहते हैं अपनी प्रजा से।
इनके मैसेंजर जो थे वो जैसे कि मतलब उन्होंने इस धर्म को स्प्रेड किया चारों तरफ। इनके मैसेंजर्स ना सिर्फ श्रीलंका बल्कि ग्रीस, इजिप्ट और सीरिया, यहाँ तक इनके मैसेंजर्स गए इनके धर्म को स्प्रेड करने के लिए। तो ये सारी बातें जो हैं अशोका द ग्रेट उनके धर्म के बारे में आती हैं। अब ये जो टाइम पीरियड जो चल रहा था 300 BC के आसपास, इसी टाइम पीरियड में कंटेम्पररी वर्ल्ड में क्या चला, तो एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग जो जिक्र आता है यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है करीब 2400 साल पहले इसको बनने की शुरुआत हो चुकी थी। तो अब ये क्यों बना था, बहुत इंपॉर्टेंट बस ये पॉइंट आता है कि जो चाइना में जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है वहां पर नॉर्थ जो पार्ट था वहां पर कुछ एम्पायर्स थे, और वो एम्पायर जो थे अपने किंगडम को उससे सदर्न पार्ट में जहां पर कि पास्चरल जो लोग थे जो कि गाय भैंस और भेड़ बकरियां चराते थे, उन लोगों से बचने के लिए उन्होंने एक वॉल की मतलब बनाने की शुरुआत की थी जिसको कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा गया था। लेकिन ये 1-2 साल के अंदर नहीं बल्कि इसको पूरी तरह से कंप्लीट होने में आने वाले 2000 साल का टाइम लगा। और ये इसलिए लगा क्योंकि जो उसके जो नॉर्दर्न फ्रंटियर के जो राजा थे, जो एम्पायर जो थे, वो अपने एम्पायर को शिफ्ट करते जा रहे थे। तो इसीलिए जो वॉल भी जो उसी हिसाब से उन्होंने मतलब एक्सपैंड की अलग अलग डायरेक्शंस में। तो ये सारी बातें जो है ये मौर्यन एम्पायर के बारे में हो चुकी हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पोस्ट मौर्यन एम्पायर। अब पोस्ट मौर्यन एम्पायर का मतलब मौर्यन एम्पायर के बाद वाले जो किंगडम्स हैं उनके बारे में। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ नाम आते हैं, शुंग एम्पायर, कण्व एम्पायर, सातवाहन, इंडो ग्रीक पार्थियंस, शक एंड कुषाण। तो इन सारे एम्पायर्स में से सबसे पॉपुलर जो नाम आता है वो है कुषाण का एंड सातवाहनस का। शुंग एम्पायर जो था कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि किसी खास इंपॉर्टेंट राजा के बारे में हमको पता नहीं चलता है। कण्व एम्पायर आप देखो जो टाइम पीरियड भी बहुत शॉर्ट था। सातवाहना के बारे में जरूर इंपॉर्टेंट है कि इसमें सप्तकर्णी करके एक राजा हुए थे, जो कि ये जो सातवाहना एम्पायर जो था वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये फ्लरिश हुआ था। और ये जस्ट चोला, चेरा और पांड्या एम्पायर ये साउथ इंडियन किंगडम्स थे उस टाइम के 300 BC के आसपास। उसके जस्ट बाद में सातवाहन एम्पायर जो था ये फ्लरिश हुआ था। तो ये दो एम्पायर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एम्पायर जो था कुषाण एम्पायर, कुषाण एम्पायर जो था 78 AD के आसपास फ्लरिश हुआ था। और एक राजा कुषाण डायनेस्टी में हुए थे जिनका नाम था कनिष्क, वो पॉपुलर हुए थे। और ये जो एम्पायर जो था ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में फ्लरिश हुआ था। और इसके कुछ पॉपुलर सिटीज के नाम जो हैं वो आते हैं जैसे कि पेशावर जो आज पाकिस्तान में है, और फिर मथुरा और तक्षशिला, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम आते हैं। तो कुषाण एम्पायर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जो हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में जो हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इवन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टिल 1947 तक जो हम पढ़ेंगे, उसमें जो है इंडिया का जो ज्योग्राफिकल फीचर है और पॉलिटिकल फीचर है वो डिफरेंट है। ज्योग्राफिकल फीचर तो सेम है बट पॉलिटिकल डिफरेंट है। जैसे कि इंडिया वाज नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो अलग अलग कोई कंट्रीज नहीं थी उस वक्त। तो ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तान था उस वक्त पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, बल्कि उस वक्त अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुछ हिस्सा जो ईरान का जो था वो भी इंडिया का ही पार्ट था। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये सारे के सारे जो पार्ट्स थे वो इंडिया का ही पार्ट थे। तो जब भी हम बात करते हैं अशोका द ग्रेट या चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर, या आने वाले टाइम में हम जब पढ़ेंगे उसके बारे में गुप्ता एम्पायर के बारे में, तो ये सारे के सारे एरियाज जो है वो इंडिया का ही पार्ट थे। फिर हम इसी टाइम पीरियड में हम ये समझेंगे कि जो विलेजेस जो थे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो गांव थे उनके अंदर क्या क्या होता था, थोड़ी बहुत चीजें, प्लस जो शहर जो थे वो कैसे फ्लरिश कर रहे थे। तो सबसे पहले जो जैसे कि आयरन एज के बारे में मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 3000 साल पहले ये इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और कई कुछ राजा और कुछ किंगडम्स जो थे जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, अब उन्होंने उनकी एग्जिस्टेंस बनी, ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ द विलेजेस, क्योंकि जो आसपास के जो गांव थे वहाँ से पैसा आता था, वहाँ से टैक्स कलेक्ट होता था, या कई बार गिफ्ट्स या कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी जिससे कि राजाओं को और उनके किंगडम्स को सपोर्ट मिलता था। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ आती है, वो है संगम लिटरेचर और 3 इम्पॉर्टेंट किंगडम्स, सब किंगडम्स सो कॉल्ड,
तमिल जो लिटरेचर, हम जब तमिल की बात करती है तो तमिलनाडु का भी जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि तमिलनाडु जो आज का रीजन है वहां पर ये संगम लिटरेचर जो है इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब ये करीब 2300 साल पहले की बात है, और संगम लिटरेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जिससे कि हमको साउथ इंडिया के किंगडम्स के बारे में, इंपॉर्टेंट किंगडम्स के बारे में हमको पता चलता है, जो स्पेशली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। तो सबसे पहले संगम का मतलब क्या है? संगम का मतलब गैदरिंग, और ये जो पोएट्स होते थे पहले, जो कवि होते थे वो कविताएं लिखते थे और कंपाइल करते थे, प्लस उनको रिसाइट भी करते थे। असेंबलीज होती थी, वहां पर उनको सुनाते थे, और उन्हीं की कविताओं में उन किंगडम्स के बारे में हमको पता चलता है। जो 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं जिनका हमको संगम लिटरेचर से पता चलता है साउथ इंडिया की, वो है चोला किंगडम, देन चेरा एंड पांड्यास। चोला किंगडम जिसकी कैपिटल जो थी, जिसकी कैपिटल का नाम था कावेरीपत्तनम, और पांड्या किंगडम की कैपिटल का नाम था मदुरई। सो थोड़े डिफिकल्ट नाम एकदम से याद नहीं होते, बट यस इनके बारे में हमको पता चलता है। ये तीनों जो चोला, चेरा और पांड्या, इन तीनों किंगडम्स की दो कैपिटल्स थी। पहली चीज तो यह कि तीनों के तीनों कोस्टल एरिया के पास में थे, और जैसे कि चोला, और दो कैपिटल्स कैसे थी? एक कैपिटल तो पोर्ट सिटी होती थी बिल्कुल कोस्टल एरिया के पास में, और एक कैपिटल अंदर की तरफ होती थी। तो ऐसे करके चोला की 2 कैपिटल्स, चेरा की 2 कैपिटल्स और पांड्या किंगडम की 2 कैपिटल्स करके इनकी पता एक तरह से टोटल 6 कैपिटल्स इनमें थी। अब यही टाइम पीरियड में एक और चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जातक स्टोरीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, जो गौतम बुद्ध के बाद में उनका जो प्रचार करने वाले जो साधु संत थे, उनको बुद्धिस्ट मॉन्क्स हम उनको जानते हैं। और इन्हीं बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने जो जिन गांवों में जहां पर भी वो रहते थे, उनके आसपास के जो गांव के जो लोग थे, ऑर्डिनरी जो लोग थे, उनके जो भी दिनचर्या होती थी, जो भी जिस तरह से भी वो अपने उनका कल्चर, उनकी फूड हैबिट, XYZ जो भी जिस तरह की उनकी लाइफस्टाइल होती थी, उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और उसको कंपाइल करके, और उसको जो है जातक स्टोरीज के नाम से वो जानी जाती है। आज भी बहुत बड़ी पॉपुलर है, कई लोग बड़ा इंटरेस्ट से इसको पढ़ते हैं। और एक चीज जो शायद मैंने पहले भी आपको जस्ट बताई थी कि ये जो टाइम पीरियड है, मौर्यन एम्पायर और पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में हमको ज्यादा कुछ नहीं पता चलता, कुछ ठोस एविडेंस नहीं है। मतलब ठोस एविडेंस जैसे कि हमको मुगल एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन इस एम्पायर के बारे में या पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि कोई पैलेसेस, कोई बड़े बड़े महल जो उस वक्त बने थे, उनके रेमिनेंट्स हमको नहीं मिलते हैं, लोगों के घरों के रेमिनेंट्स हमको नहीं मिलते हैं, मार्केट्स के रेमिनेंट्स हमको नहीं मिलते हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो शायद कुछ नई डिस्कवरी से पता लगाएं। हालांकि बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि इससे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, उसके रेमिनेंट्स हमको मिले हैं। तो ये चीज है। बट हाँ, ये जो मॉडर्न एम्पायर या पोस्ट मॉडर्न एम्पायर जो है, उनके बारे में जो हमको ज्यादातर हमको पता चलता है सेलर्स और जो ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे, ट्रैवलर्स के बारे में, जैसे कि फाहियान और वेन सांग, ये जो थे चाइनीज ट्रैवलर्स, उनसे हमको काफी कुछ पता चलता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, हम तो आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। जो क्राफ्ट्स होते थे, जो लोग कारीगरी का काम करते थे, और उन काम करने वालों को क्राफ्ट्समैन बोला जाता है। और इस वक्त जो कारीगरी का काम होता था, उसको नाम दिया गया नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब नॉर्दर्न, क्योंकि नॉर्दर्न जो इंडिया जो था, वहां पर ये इस तरह के मटके या इस तरह के सजावट के जो सामान है वो मिले हैं, और ब्लैक कलर से उसको पेंट किया गया था, इसलिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, शाइनिंग है, मतलब इनकी शाइनिंग प्रॉपर्टी है, और इसीलिए जो है ये नाम दिया गया। ये भी पॉपुलर है। प्लस जो है एक और चीज पता चलती है कि इस वक्त जो क्राफ्ट पर्सन्स या जो मर्चेंट्स होते थे, इन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना रखे थे, एसोसिएशन बना रखे थे, जिनको कि श्रेणी बोला जाता है। और यही श्रेणी, ये जो ग्रुप्स थे, ये क्या करते थे कि कोई भी नया अगर क्राफ्ट्समैन है, उसको ट्रेनिंग देते थे, रॉ मटेरियल को कैसे प्रोक्योर किया जाएगा, कहाँ से प्रोक्योर किया जाएगा, वो सारी चीजें बताते थे। प्लस अगर सामान तैयार हो जाता था, उसको कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, उसका काम ये लोग करते थे, ग्रुप में करते थे। और ये जो श्रेणी जो एज ए ग्रुप ये काम करता था, ये बैंक का भी काम करता था, क्योंकि क्राफ्ट्समैन को कई बार
जो है धन की जरूरत होती थी, पैसों की जरूरत होती थी, तो ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक तरह से अपना पूल फंड बना के सपोर्ट करते थे। तो ये तो बात हो गई सोसाइटी की, क्राफ्ट्समैन की कुछ। अब हम बात करते हैं ट्रेडर्स की, और जो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स प्लस किंग्स, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जो कि तीर्थ स्थल थे या पिलग्रिमेज थे। तो अभी सबसे पहले तो जो संगम लिटरेचर से एक वर्ड का पता चलता है, मूवेंदर। मूवेंदर जिसको मतलब एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है कि तीन सरदार, और ये तीनों सरदार जो थे तीन अलग अलग रूलिंग फैमिलीज को बिलोंग करते थे। जो नाम मैंने अभी लिए इससे पहले, चोला, चेरा और पांड्या, ये तीनों किंगडम्स इन रूलिंग फैमिली से शुरुआत इनकी हुई थी। और ये इसकी शुरुआत करीब 2300 साल पहले साउथ इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु के आसपास का जो रीजन था वहां से हुई थी। और ये मैं आपसे बता ही चुका हूं कि जो 6 सिटीज जो थे, 6 कैपिटल सिटीज, काबरीपत्तनम जो कि जो चोला की कैपिटल थी, मदुरई जो कि पांड्या की कैपिटल थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं, बस ये थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मौर्यन एम्पायर में तो क्या था कि उस एम्पायर को चलाने के लिए जो राजा होता था वो ऑफिशियल्स को टैक्स कलेक्ट करने के लिए बोलता था। लेकिन जो साउथ इंडिया का जो एम्पायर था, चोला, चेरा और पांड्या, यहाँ पर कोई रेगुलर टैक्स कलेक्शन की परंपरा नहीं थी। इसके बजाय उनको जो है गिफ्ट्स वगैरह लोगों से मिलती थी जिससे कि उनका काम चलता था। अब सातवाहना जो एम्पायर जो था, मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड है उसमें एक तो साउथ इंडिया का जो एम्पायर, ये तीनों चोला, चेरा और पांड्या, और एक सातवाहना एम्पायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक कुषाण एम्पायर। अब सातवाहना एम्पायर जो था ये चोला, चेरा और जो पांड्या के एम्पायर के 200 साल बाद जो है ये पावरफुल हुआ, स्पेशली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और सातवाहना का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था उसका नाम था गौतमी पुत्र श्री सत्यकर्णी। और ये जो है ये एम्पायर, ये डायनेस्टी भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इन्होंने जो साउथ इंडिया की तरफ जो रास्ता जाता था उस रूट को इन्होंने जो है कंट्रोल कर रखा था अपने अंडर में। तो इसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद में जो एक और पोस्ट मॉडर्न जो एम्पायर जो सबसे पॉपुलर था वो था कुषाण एम्पायर और सिल्क रूट। अब सिल्क रूट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। सिल्क रूट जो था, ये इसका नाम पड़ा क्योंकि चाइना से जो है बहुत सारे ट्रेडर्स चाइना जाते थे, और चाइना से और सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट और इवन इंडिया की तरफ जो है अलग अलग रास्ते से वो अपना सामान बेचते थे, खरीदते थे, ये सारे काम होते थे। लेकिन इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा? क्योंकि इस रूट से सबसे ज़्यादा सिल्क जो है उसको मतलब कैरी करके ले जाया जाता था। और सिल्क जो है इसकी, हम अगर आप हिस्ट्री में पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि सिल्क की शुरुआत ही जो है चाइना से भी हुई थी। तो ऑफ कोर्स इस रूट में कई लोग पैदल जाते थे, घोड़ों पे या अलग अलग जानवरों की सहायता से ये लोग जो है ट्रैवल करते थे, और इसलिए इसका नाम भी सिल्क रूट पड़ गया। अब एक और चीज़ होती थी कि इसमें जो ट्रेडर्स होते थे उन पर कई बार अटैक्स होते थे, कई लूटपाट होती थी। तो उस चीज़ का फ़ायदा कुछ राजाओं ने उठाया। उन्होंने क्या किया कि इस रूट के बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में किया, और वो ट्रेडर्स से उसके बदले में टैक्सेस या कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेते थे, और साथ में उनको ये प्रॉमिस करते थे कि वो उनको रॉबर्स से बचाएंगे। तो इस तरह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है ये काम चलता था। और सिल्क रूट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा थे जिनका कब्जा था वो कुषाण डायनेस्टी के राजा हुए थे, जिनका जो है कि सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जिनका रूल काफी लंबे टाइम तक चला था। और ये अराउंड 2000 ईयर्स अगो की बात है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें कुषाण डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे जिसका नाम था कनिष्क, और इनकी जो 2-3 इंपॉर्टेंट एरियाज थे, पेशावर, मथुरा, तक्षशिला, ये कुछ खास इनकी सिटीज थे। कुषाण डायनेस्टी वो डायनेस्टी भी थी जिन्होंने की गोल्ड कॉइन्स जो हैं इशू किए थे। वो गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो ट्रांजैक्शंस में, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस में वो काम आते थे। प्लस साथ ही साथ कुषाण डायनेस्टी के टाइम में जो सिल्क रूट का एक एक्सटेंशन जो था वो इंडस रिवर से होते हुए और अरेबियन सी तक जाता था, और अरेबियन सी में पानी के जहाज़ों से वो कुछ सामान को जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में
उनमें बेचा जाता था विद द हेल्प ऑफ कोर्स द ट्रेडर्स। और इस ट्रांजैक्शन से जो है कुषाण डायनेस्टी भी बहुत फ्लरिश हुआ। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन आता है यहाँ पर वो है बुद्धिज्म, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के बारे में एक क्वेश्चन भी आया था एनटीएससी के एग्जाम में कि हु वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर टू स्प्रेड बुद्धिज्म। तो पहले रूलर जो थे वो तो वाज किंग अशोका, बट जो बाद में आने वाले रूलर्स जो थे जिनका नाम कनिष्क जो था, इन्होंने भी बुद्धिज्म को काफी स्प्रेड किया। और इनके टाइम में, कनिष्क के टाइम में जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल इससे पहले 3 काउंसिल्स हो चुकी थी। काउंसिल का मतलब एक तरह की मीटिंग थी जहां पर कि स्कॉलर्स वगैरह मतलब वो मिलते थे, स्कॉलर्स यानी जो विद्वान लोग जो थे वो मिलते थे और वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कस करते थे। और कनिष्क के टाइम में उनका एक मंत्री था, वो पोएट भी थे जिनका नाम था अश्वघोष, जिन्होंने की गौतम बुद्ध की बायोग्राफी के बारे में बताया था। और उस बायोग्राफी को उन्होंने लिखा था, उस किताब का नाम था बुद्ध चरित्र। और उस बायोग्राफी में एक चीज और पता चलती है कि ये बुद्ध चरित्र जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो पहली बार संस्कृत भाषा की शुरुआत शायद इसी टाइम में हुई थी। और इसी तरह से एक चीज और पता चलती है कि बुद्धिज्म की एक जो सेक्ट है जिसका नाम महायान बुद्धिज्म, उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी। यहाँ पर 2 और चीजें पता चलती है बुद्धिज्म के बारे में कि जो पहले जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, पहले जो भगवान बुद्ध के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो स्कल्पचर्स में कुछ सिंबल्स के द्वारा मिलती थी। तो पहले स्टैचूज वगैरह नहीं मतलब बने थे भगवान बुद्ध के, लेकिन ये जो टाइम था यानी कि कुषाण जो पीरियड था उस टाइम में स्टैचूज बनने शुरू हो गए थे। तो एक चीज हमको ये पता चलती है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बोधिसत्व के बारे में पता चलता है। अब बोधिसत्व जो थे एज कंपेयर टू द अर्ली मॉन्क्स, जो पुराने जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो वो पूरी तरह से आइसोलेट अपने आप को कर लेते थे और फिर वो मेडिटेट करते थे ताकि उनको शांति मिले और उनको मुक्ति मिले। लेकिन बोधिसत्व में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो लोगों के साथ में रहकर और लोगों को टीचिंग वगैरह देते थे और उसका प्रचार करते थे, वो आइसोलेशन में नहीं रहते थे, ये डिफरेंस था। और इस तरह की जो वर्शिप जो थी वो सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ तक जो है बोधिसत्व का मतलब ये लोग फैल गए थे यहाँ तक। इसके अलावा यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनकी अलग अलग मोनेस्ट्रीज के बारे में भी जिक्र मिलता है। मोनेस्ट्रीज जो है गुफाएं होती थी जहाँ पर भी जब ट्रेडर्स ट्रैवल करते थे तो वो जो उन गुफाओं में जो है तो वहाँ पर वो रुकते थे, विश्राम करते थे, उसके बारे में पता चलता है। पुराने जो एक तो सेक्ट है महायान, और पुराना जो बुद्धिज्म का एक दूसरा सेक्ट था जिसका नाम था थेरावाडा बुद्धिज्म। थेरावाडा बुद्धिज्म जो था वो श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे कि इंडोनेशिया, यहाँ ज्यादा पॉपुलर हुआ। और महायान जो रिलीजन जो था इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादातर सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और जापान में हुई। तो ये चीज हमको पता चलती है। प्लस जैसा कि इससे पहले बताया कि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में ज्यादा हमको पता चलता है कुछ ट्रैवलर्स से, कुछ सेलर्स से। तो चाइनीज कुछ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो हैं इंडिया में आए थे, जैसे कि एक का नाम था फायान जो है करीब आज से 1600 साल पहले आए थे। गुप्ता जब डायनेस्टी जब वो टाइम पीरियड जो था उस टाइम में फायान आए थे और उसके बाद में होएनसांग आए थे, यानी फायान के 200 साल बाद ही आए थे, 1400 ईयर्स अगो ही आए थे। और उसके बाद में इक्विंग का नाम आता है जो उनके यानी होएनसांग के 50 साल बाद ये इंडिया में आए थे। और ये जब आए थे तो ऑफकोर्स इन्होंने काफी कुछ ये घूमे फिरे, इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने बहुत कुछ अपनी किताबों में लिखा। और ये ही टाइम पीरियड जो है भक्ति एरा के लिए भी जाना जाता है। भक्ति एरा जो आज भी बहुत पॉपुलर है, यानी भजन कीर्तन करके भगवान की पूजा करना, वर्शिप करना। और इस टाइम पीरियड में जो कुछ देवी देवताओं की को बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये भगवान जो है इनको
मूर्ति के रूप में जो है इनकी पूजा और याचना होनी शुरू हो गई थी। और ऑफ कोर्स भक्ति का जो मेन कॉन्सेप्ट आया था भगवत गीता से, और इसके बारे में पता चलता है। इसमें ये भी चीज़ पता चलती है कि जब भक्ति पीरियड शुरू हुआ तो उस वक्त बिना किसी कास्टिज्म के, बिना किसी अमीरी या गरीबी को देखते हुए, और बिना चाहे मेल हो या फीमेल हो, इन सब को देखते हुए सभी लोग जो है भक्ति का एक उन्होंने मार्ग को अपना लिया था, जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ था और शायद आज भी पॉपुलर है। और ये पता चलता है, ये भी हमको पता चलता है कि भक्ति जो ये जो पीरियड था, इसमें मतलब डिवोशन के साथ में भगवान की पूजा, इसके बारे में ज़्यादा इसमें एम्फेसिस था। और जो कुछ हिंदू धर्म की जो कुछ बुराइयां थी, जैसे कि पहले सैक्रिफाइसेस वगैरह बहुत होते थे, तो उसको जो है उसकी मनाही थी भक्ति धर्म में। तो ये इस चीज़ का पता चलता है। और इसका ये हुआ आगे चलकर कि इस आइडिया को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली, और आर्टिस्ट जो थे उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी इमेजेस बनाई जो देवी देवताओं की, उसका हमको पता चलता है। तो विद दिस, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने आज आपसे इसके बारे में बताया, जिस कि ऑल अबाउट द पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न एम्पायर, और जो भी बुद्धिज़्म के बारे में है ये सारी चीज़ें। और थैंक यू सो मच। आप वीडियोस देखते रहिए, और क्योंकि 13th को आपका एग्ज़ाम है, और प्लीज़ राइट डाउन सम कमेंट्स और लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। धन्यवाद, थैंक यू।